हेलो फ्रेंड्स। तो सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि हम CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को डिस्कस करेंगे कंसाइज वे में, बट एक काफ़ी गैप हो गया हमारी नेक्स्ट वीडियो को आने में। और ये हमारे फर्स्ट टॉपिक का एक फाइंड अप वीडियो है जिसमें हम आज ये टॉपिक एंड कर देंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी हमारी वो रेगुलर बेसिस पर होंगी और साथ ही साथ हम नए टॉपिक के साथ वो होंगी। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं। हम जानेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं डेवलपमेंट विकास को। ठीक है, और एज अ टीचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है और हमारी भूमिका, टीचर की क्या भूमिका होती है। ठीक है, हम फिर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक फर्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ। ठीक है, बिफोर बर्थ में न्यूट्रिशन, मदर्स हैबिट, क्रॉनिकल डिसीज, स्ट्रेस एंड एंजाइटी आता है, और आफ्टर बर्थ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो चलिए अब हम इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया ही था कि मैंने फैक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, प्री बर्थ और आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म से पूर्व और जन्म के बाद। ठीक है, तो जन्म से पूर्व जो फैक्टर्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। न्यूट्रिशन, यानी कि जो न्यूट्रिशन है, अगर हेल्दी न्यूट्रिशन मिल रहा है माता को, तो वो बच्चे को अगर मिल रहा है, क्योंकि भाई बच्चा तो माता अपने माँ से ही लेता है ना न्यूट्रिशन। तो अगर माता को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है हेल्दी, तो बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा। बट अगर न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिले, है ना, अनहेल्दी फूड, अगर अनहेल्दी अनन्यूट्रिशन फूड माता को मिल रहा है, तो उसका अफेक्ट बच्चे के ग्रोथ पर पड़ता है और डेवलपमेंट पर भी, क्योंकि डिसीज माल न्यूट्रिशन होने के कई चांसेस बढ़ जाते हैं उसके केस में। नेक्स्ट है मदर्स हैबिट। भाई माता की अच्छी बुरी जो सभी आदतें हैं वो भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर डालती हैं। अगर माता की गुड हैबिट्स हैं, जैसे कि टाइम पर सोना, टाइम पर जागना, टाइमली फूड खाना, है ना, टाइम और सही सभी काम एक मैनेजमेंट के साथ, या है ना, और करना, तो वो एक बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर काफ़ी असर डालते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस अगर माता की जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, जैसे कि अल्कोहलिक तो नहीं है, ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेती, तो वो सारी चीज़ें, और टाइम मैनेजमेंट, टाइम से सोना नहीं, काफ़ी लेट रात तक जागना, तो वो सारी चीज़ें माँ की जो हैबिट्स हैं वो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पर बहुत असर डालती हैं। काफ़ी केसेस में तो ये भी देखा गया है कि बच्चों को इम्पेयरमेंट, विजुअली इम्पेयरमेंट, और मतलब हेयरिंग भी हो जाता है, और रिसर्चेस ये कहती हैं, और बच्चे को इंटेलिजेंस, मतलब ये भी देखा गया कि बच्चे का जो डिसेबिलिटीज़ जो हम कह सकते हैं वो भी बीमारियां हो सकती हैं। तो नेक्स्ट है क्रॉनिकल डिसीज़, मतलब वो डिसीज़ जो ट्रांसफ़र होती हैं जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, वो डिसीज़ होती हैं, जैसे कि अगर ये होता है कि अगर माता को कोई डिसीज़ है, जैसे कि सांस से रिलेटेड बीमारी, सांस, अस्थमा, है ना, हार्ट की प्रॉब्लम है, और कई सारे डिसीज़ हैं, तो कैंसर जैसी बीमारी, तो वो चांसेस होते हैं कि कहीं बच्चे में वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र, वो डिसीज़ ट्रांसफ़र ना हो जाए, तो वो भी अफेक्ट करती हैं काफ़ी बच्चे के ग्रोथ को भी और डेवलपमेंट को भी। नेक्स्ट जो आता है वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर घर का वातावरण तनाव भरा है तो माता पर उसका असर पड़ देता है, साथ ही साथ जो वो बच्चा है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी असर देखने को मिलता है। इसीलिए बोलता जाता है माता को कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखा जाए। अब आता है आफ्टर बर्थ।
इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी में वही सेम चीज़ के मदर्स हैबिट, मदर की अगर पॉजिटिव हैबिट्स हैं यानी कि गुड हैबिट्स हैं तो वो बच्चे में के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अच्छा असर डालती हैं, और अगर नेगेटिव हैबिट्स हैं तो वो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत बुरा असर भी पड़ता है। नेक्स्ट है IQ लेवल। अगर माता का मतलब पेरेंट्स का IQ लेवल अच्छा है तो ये देखे तो बच्चों का भी अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी देखे जा सकते हैं जिसमें माता पिता का IQ लेवल तो कम है लेकिन बच्चों का IQ लेवल काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और कहीं कहीं इन केसेस में ये भी देखा जाता है कि माता पिता का IQ लेवल काफ़ी अच्छा है, बच्चे का कम। बट मोस्टली IQ लेवल अगर अच्छा है तो वो अफेक्ट अच्छा ही डालता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें पेरेंट्स हैबिट, वही जो भी मैंने डिस्कस करा कि माता पिता की जो अच्छी आदतें हैं तो वो बच्चे भी अडॉप्ट करते हैं, हेरिडिटी वही आनुवंशिक गुण के रूप में जो उन्हें मिल जाएंगी, वो उसके विकास पर भी असर डालेंगे और वृद्धि दोनों पर। नेक्स्ट है बॉडी स्ट्रक्चर। भाई आँखों का कलर, पेरेंट्स के बालों का कलर, उनकी हाइट, वेट, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर डालती हैं। अब आते हैं हम एनवायरनमेंट की। अगर बच्चे के मतलब बच्चे का जो पीयर ग्रुप है वो अच्छा है, कि ये भी बोले जाते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। अगर अच्छा ग्रुप है, अगर पीयर ग्रुप, तो बच्चे में अच्छी हैबिट्स होंगी, वो टाइम के साथ एक गुड हैबिट्स अगर हैं तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा, और अगर ख़राब है तो बच्चा कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नेगेटिव रूप से अफेक्ट होंगे, है ना। सोसाइटी भी, अब जैसे कि हम जानते हैं बच्चा एक सोसाइटी में ही छोटे सा बड़ा हो जाता है ना। तो सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट अगर वो अच्छा है, बच्चे के लिए फ्रूटफुल है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा, अदरवाइज वो भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है स्कूल। भाई स्कूल में बच्चे की गुड हैबिट फॉर्मेशन होती है ना, हैबिट फॉर्मेशन होती हैं। तो क्या है, अगर बच्चे की गुड हैबिट्स वहाँ पर फॉर्मेशन वो बन गई, ठीक है, पढ़ने की एक डिसिप्लिन बच्चा वहाँ सीखता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चे के जो ग्रोथ है डेवलपमेंट पर काफ़ी इफेक्ट डालती हैं। अब आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या, कि बच्चे को खेलने के लिए प्रॉपर एक एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, नहीं, अगर उसे नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं उसकी बोन्स, उसकी मसल्स, यानी कि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही असर होता है। अगर अच्छी है तो अच्छा ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट भी प्रॉपरली होगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज, ये भी असर डालती है, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चर। भाई बच्चे का जो कल्चर है वो जैसा, अगर उसे घर के वातावरण में जैसा उसको रहन सहन पहनावा होगा, खान पान का तरीका होगा, वो उसे वैसे ही अडॉप्ट कर लेता है। अगर वो सही है, सकारात्मक है, तो वो अच्छा इफेक्ट डालेगा, बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होगा और डेवलपमेंट भी। नहीं है तो फिर नेगेटिव। नेक्स्ट है फैमिली सिचुएशन। अगर घर की फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं है तो क्या होगा, जैसे कि अगर एक बच्चा ऐसे फैमिली से है जहाँ पर उसको मतलब 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिल रही है, अगर फैमिली और घर का एनवायरनमेंट बहुत ही मतलब स्ट्रेसफुल रहता है, तो बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता जितना कि उस बच्चे का होता है जिसे प्रॉपरली एक अच्छी फैमिली की, जिसे हम बोलेंगे उसे प्रॉपरली न्यूट्रिशन, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसका होता है। नेक्स्ट इज फूड। भाई बच्चे को अच्छा खाना मिलेगा, जो न्यूट्रिशन फूड है, तो वो ग्रोथ डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अदरवाइज अगर वही अनन्यूट्रिशन फूड खा रहा है तो कई डिसीज उसे मे बी अफेक्ट कर सकती हैं, जो उसकी ग्रोथ पर भी असर डालेंगे, डेवलपमेंट पर भी। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज़। अब बच्चे को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं अच्छे से पार्टिसिपेट करने का एक्टिविटीज़ में, है ना। भाई जब हम छोटे से थे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़, हम बहुत सारे खेल खेलते थे,
ठीक है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो घर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में हम बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पर असर डालती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे फ़ोन के एडिक्ट, मतलब फ़ोन से ही सब कुछ, उनका बाहर से इंटरेक्शन, जो एक जुड़ाव होता था, पार्टिसिपेशन जो बच्चे का होता था, वो काफ़ी कम हो चुका है। तो वो उसका असर हम देखने को मिलता है, और डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा बच्चों में पाई जा रही हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चों में। तो ये सारे फैक्टर्स थे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहती थी वो ये है कि प्री बर्थ यानी कि बर्थ से पहले जो हेरिडिटी है वो 80% अफेक्ट करती है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, और 15% एनवायरनमेंट। सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करती है वो है हेरिडिटी। नेक्स्ट है आफ्टर बर्थ। अगर हम देखें तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों मल्टीपल होते हैं, यानी कि दोनों इक्वली अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बच्चे के ग्रोथ को भी और डेवलपमेंट को भी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अब जानते हैं कि एक एज अ टीचर हमें क्यों ज़रूरत है ग्रोथ और डेवलपमेंट को पढ़ने की, समझने की बच्चे के, ठीक है। तो पहला है कि एक्टिविटीज़ प्लान करने की। भाई हमें जब ये पता होगा कि हम जिस बच्चे के साथ डील करने जा रहे हैं उसका एज ग्रुप क्या है, तो जब हमें पता होगा कि बच्चे के इंटरेस्ट, ठीक है, एज ग्रुप और क्या क्या उनकी नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनके लिए एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। तो क्लास में एक्टिविटीज़ प्लानिंग के लिए करिकुलम, जैसे कि फ्रेमिंग बुक्स हम दे, करिकुलम बनाने के लिए एज अप्रोप्रिएट, फैसिलिटेटिंग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। भाई क्लासरूम में हम बच्चे को जब भी तो उनका जो विकास है तभी तो फैसिलिटेट कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, बच्चे का क्या लेवल है, और वो कितना उसका एक लर्निंग लेवल है, कितना वो सीख सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम प्राइमरी के बच्चे को एक लेक्चर मेथड से भाई हम उसको ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं जो वो नहीं कर सकता, ठीक है। छोटे बच्चे से हम कह रहे हैं चलो पेंसिल चलाओ, जबकि उसकी फाइन मोटर स्किल इतनी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न, बच्चे को सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है। ज़्यादा जितना तो वो तभी तो हम दे पाएंगे जब हमें बच्चे के बारे में समझ होगी। तो ये इसके लिए लेसन प्लान, भाई पढ़ाने से पहले हम प्लानिंग ही तो करते हैं, तो वो हम बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं, और वो हमें तब पता होगा जब हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस प्रकार बच्चे का होता है ना, और वो किस एज ग्रुप में क्या सीख सकता है, क्या उसकी समझ विकसित होती है। अब आता है क्रिएटिंग टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव विद अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स। अब टीचिंग मेथड्स वो एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए अपनी क्लास में, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हम जब अपनी टीचिंग को मॉडिफाई कर कर पढ़ाते हैं क्लासरूम में तो वो इफ़ेक्टिव होती है और बच्चे उसको सीखते भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। एज अ टीचर हमें इन सब चीज़ों के लिए हम ये जानना चाहिए कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में जून 2020, मतलब 2011 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। किस ग्रुप में जो बच्चे होते हैं, किस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो अपने पीयर ग्रुप के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे अपने ग्रुप के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोलसेंट्स में एक्सपीरियंस, मतलब एडोलसेंट में कौन से एक्सपीरियंस होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में 2012 में आया हुआ है। इसका आंसर ये है फीलिंग ऑफ फियर अबाउट साइंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, ठीक है। बच्चों में फियर होता है कि कहीं उन्हें कोई टैग ना मिल जाए, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, टॉय एज रेफर्स टू, किस एज को हम टॉय एज बोलेंगे? टॉय एज हम बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड को, जो 2 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग इज सपोर्टेड बाय, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग को यानी कि अधिगम को सपोर्ट आगे बढ़ाता है। ये किसने बोला है, किसने सपोर्ट करा है इस बात को? वाइगोस्की ने, पियाजे ने, ब्रूनर ने या मार्क्सिया ने? तो इसको सपोर्ट करा है पियाजे ने। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड्स, जो टर्म है डेवलपमेंट उसमें क्या शामिल हुआ है? ऑप्शन ए ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस, ओनली फंक्शनल, बी है ओनली फंक्शनल चेंजेस, या फिर दोनों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस, या फिर नन ऑफ दीज। जैसे कि हमने डिस्कस करा था, तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। ठीक है, इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, चाइल्ड डेवलप्स हीज क्रिएटिव पोटेंशियल एट दिस एज, जो चाइल्ड है वो अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल किस एज में, है ना भाई, नई चीज़ें सीखना जब सीखने लग जाता है, कौन सी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो? लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, इसका आएगा लेटर चाइल्डहुड, जो 7 से 12 वर्ष की होते हैं। विच एज ग्रुप इज कॉल्ड गैंग एज? गैंग एज किसे बोलते हैं? गैंग एज, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अर्ली चाइल्डहुड। इसमें बच्चे छोटे छोटे गैंग्स में रहने लगते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे प्राइमरी लेवल पर काफ़ी मतलब गैंग में ही शामिल रहते हैं वो बच्चे। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।